हम लोगों ने भारत में मिट्टियों के प्रकार, उनके वर्गीकरण और उनके वितरण और विशेषताओं तथा प्रयोग का अध्ययन किया। भारत में मिट्टी का प्रयोग प्राचीन काल से होता चला आ रहा है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 75% के आसपास की जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है और इसके आर्थिक विकास का मुख्य आधार कृषि और कृषि पर आधारित उद्योग हैं। भारतवर्ष में मिट्टियों की कुछ समस्याएं हैं, इसलिए मिट्टी के संरक्षण का भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है सॉइल कंजर्वेशन। यहाँ स्पष्ट होना जरूरी है कि मिट्टी स्थल मंडलीय, वायुमंडलीय, जल मंडलीय और जीवमंडलीय तत्वों के अंतरक्रिया का परिणाम है और मिट्टी का संबंध स्थल से है, लैंड से है। इसलिए यह स्पष्ट हो जाना जरूरी है कि मिट्टी एक लूज मटेरियल है जो स्थल पर मिलती है, निश्चित रूप से जल पर नहीं मिलेगी। अर्थात भारतवर्ष या किसी देश की सभी मिट्टी भूमि पर या स्थल पर मिलेगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी भूमि पर मिट्टी मिले। उदाहरण के लिए हिमालय, विशेष रूप से बृहद हिमालय के क्षेत्र में जहाँ बर्फाच्छादन है, मिट्टी नहीं मिलती है। इसी तरह से भारतवर्ष के कुछ पर्वतीय भागों पर जहाँ पर नग्न चट्टानें हैं, मिट्टी का अभाव है। इसी तरह से कच्छ के रण में भी मिट्टी नहीं है, क्योंकि वहाँ लैंड है, भूभाग है, भारत का भाग है, लेकिन वहाँ मिट्टी जलमग्न होती है, जिसको हाइड्रोमॉर्फिक या जलीय मिट्टी कहा जाता है। इस तरह से भूमि सुधार एक अलग टॉपिक है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, लैंड रिफॉर्म, लेकिन मिट्टी सुधार और मृदा संरक्षण एक अलग बिंदु है। अब हम देखते हैं कि भारतवर्ष में मिट्टी का महत्व क्या है। अब हम देखते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण है क्या। सॉइल की परिभाषा सीखने के बाद हम संरक्षण की बात करते हैं। संरक्षण माने उसका प्रयोग करते हुए उसको बचाए रखना आने वाले भविष्य के लिए। इस तरह से इसकी डिफिनीशन में प्रिजर्वेशन एंड इट्स प्रॉपर यूज साइमल्टेनियसली, अर्थात मिट्टी का हम प्रयोग भी करते रहें उचित ढंग से, लेकिन उसको हम सुरक्षित रखें भविष्य के लिए। जैसे हम अपने शरीर में प्रतिदिन बनने वाली ऊर्जा का प्रयोग भी करते हैं और उसको कल के लिए सुरक्षित भी रखते हैं, और मिट्टी में हम कृषि उत्पादन भी लेते रहें और उसको आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित भी रखे रहें। जैसे और इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संपोषणीय विकास कहा जाता है। यह हमारा नैतिक और प्राकृतिक दायित्व बनता है। जैसे मिट्टी में यदि हर वर्ष 3 सीजन में यदि कृषि उत्पादन लेते हैं तो निश्चित रूप से मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी और हम आने वाली पीढ़ी को खराब मिट्टी देंगे, उत्पादकता जिसकी कम होगी, इफ़िशियंसी कम होगी। इसीलिए मिट्टी में प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों ने उचित ढंग से कृषि किया है और विशेष रूप से मिट्टी में नाइट्रोजन की भरपाई के लिए उन्होंने क्रॉप रोटेशन किया है, सस्यावर्तन, अर्थात मिट्टी में एक बार दलहनी फसल, एक बार गैर दलहनी फसल। और इसी तरह से हमारे प्राचीन कृषकों ने मिट्टी में ऐसा कार्य किया है कि आज तक मिट्टी उपजाऊ है। इस तरह से मिट्टी एक महत्वपूर्ण कृषि का आधार है और भारतवर्ष में विशेष रूप से मिट्टी के संरक्षण की बात क्यों चल रही है, क्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निर्वहनीय विकास या मृदा संरक्षण की बात चल रही है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है और विशेष रूप से सॉइल इज़ द बेस ऑफ एग्रीकल्चर, जिसका कृषि का आधार मिट्टी ही है। दूसरा महत्व है कि मिट्टी के साथ ही भारतवर्ष में या कृषि प्रधान देश में जल संसाधन और
प्रवाह बेसिन के मैनेजमेंट की बात चलती है, क्योंकि भारतवर्ष में जल की कमी भी है और मृदा और जल के संरक्षण का विशेष स्थान है भारत में कृषि नियोजकों के समक्ष। इस तरह से भारतवर्ष में स्वतंत्रता के पहले तो किसान परंपरागत से मिट्टी की संरक्षण का प्रयास किए, लेकिन देश जैसे ही स्वतंत्र हुआ सबसे पहले भारतीय चिंतकों ने, नियोजकों ने कृषि के विकास पर अधिक ध्यान दिया और इसीलिए 1958 में ऑल इंडिया सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे का काम शुरू हो गया और इसकी स्थापना हुई और इसमें विशेष रूप से 4 केंद्र स्थापित किए गए मृदा संरक्षण हेतु। पहला केंद्र दिल्ली में, जिसका उद्देश्य था उत्तरी भारत के जलोढ़ मिट्टी के संरक्षण की बात। दूसरा केंद्र नागपुर में, जिसका उद्देश्य था महाराष्ट्र और उसके इर्द गिर्द काली रेगुर मिट्टी के संरक्षण की बात करना। और तीसरा सेंटर था बंगलौर, जहां पर लाल और पीली मिट्टी, जो भारत की प्राचीनतम मिट्टी है और वह क्षरण और प्रदूषण से प्रभावित है, उसके संरक्षण की बात। चौथा केंद्र कोलकाता में, जिसका उद्देश्य था कि इस पूर्वी भारत के निम्न भूमि में विशेष रूप से जलोढ़ मिट्टी और पूर्वी भारत के पर्वतीय मिट्टी के संरक्षण की बात करना। इस तरह से भारत में 4 केंद्र स्थापित किए गए, जिनका उद्देश्य था क्षेत्रीय मृदा का संरक्षण। और इसके बाद देश में फर्स्ट सॉइल सर्वे, प्रथम मृदा सर्वेक्षण की रिपोर्ट 1970 में आई। सर्वेक्षण प्रारंभ हो गया था, रिपोर्ट 1970 में आई। फिर इसको गहन दृष्टि से संरक्षित करने के लिए 1974 से प्रारंभ किया गया प्रथम सर्वेक्षण, जो गहन दृष्टि से शुरू हुआ और 2012 तक ये चलता रहा। आज मृदा संरक्षण विभाग और भी सक्रिय हो गया है और पूरे देश को विभिन्न इकाइयों में बांटकर मृदा का संरक्षण गहरे ढंग से हो रहा है। मृदा का संरक्षण हो कैसे रहा है, ज़रूरत क्या है? भारतवर्ष की मिट्टी 2 तरह से प्रभावित हो रही है या क्षीण हो रही है। पहला कारण है मृदा अपरदन, जो एक लिस्ट में दिया गया है कि भारत में मृदा अपरदन कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और इसके संरक्षण के उपाय कैसे हैं। भारतवर्ष में मिट्टी की दूसरी समस्या है प्रदूषण में मिट्टी वहीं रहती है और उसकी गुणवत्ता में कमी आती है, जबकि इरोजन में, अपरदन में मिट्टी विभिन्न प्रक्रमों द्वारा, जलीय, वायु, हिमानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटा दी जाती है। फलस्वरूप उसकी गुणवत्ता में ह्रास होता है, जबकि प्रदूषण में मिट्टी वहीं रहती है, उसकी गुणवत्ता में कुछ कारणों से कमी आ जाती है, जिसके संरक्षण के उपाय एक सूची में दिए गए हैं। इस तरह से हम लोग एक स्वतंत्र वीडियो में देखे हैं कि भारतवर्ष में मिट्टी की 2 समस्याएं हैं, एक अपरदन और दूसरा प्रदूषण। आज हम यहाँ देखते हैं कि इनसे संरक्षण के लिए क्या उपाय हैं, कैसे मिट्टी को कंजर्व किया जा रहा है और देश के किस भाग में। आइए हम देखते हैं मृदा अपरदन के प्रकार। पहला है शीट अपरदन, चादर अपरदन, शीट इरोजन, जो विशेष रूप से भारतवर्ष के मैदानी या प्लेन भागों में होता है, जैसे भारत के उत्तरी बृहद मैदान में, पूर्वी तटीय मैदान में और पश्चिमी तटीय मैदान में। इसमें वर्षा का जल चादर रूप में प्रवाहित होकर उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत को हटा देता है, इसलिए मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है। इसके संरक्षण का एक ही उपाय है मेड़ बांधना, डिमार्केशन। किसान अपने खेतों के किनारे मेड़ बांध देता है, जल रुक जाता है, उपजाऊ चिकनी मिट्टी के कण और ह्यूमस रुक जाते हैं। दूसरा कारण है रेवेनेशन या रिल और गली इरोजन। जहाँ थोड़ा सा ढाल बढ़ जाता है
वहाँ पर जल नलिकाएं और अवनलिकाएं बनाता है। जैसे भारतवर्ष में प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी कगार चंबल के रवांश में, बेतवा केन के रवांश में और शिवालिक के दक्षिणी भाग में, पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी भाग में बड़े बड़े रवाइन और बीहड़ हैं जिनका अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। इसका एक ही तरीका है कि छोटी छोटी नलिका और अवनलिका के शीर्षों पर बांध बना देना, स्ट्रा डैम या खरपतवार के बांध, जिससे कि रेल और गली का शीर्ष आगे की तरफ न बढ़ पाए और यह रवाइनेशन की प्रोसेस, बीहड़ीकरण का प्रक्रम नियंत्रित हो जाए, जिससे उपजाऊ मिट्टी जहाँ की तहाँ रह जाए। तीसरा प्रकार है विंड, वायु। आप जानते हैं कि राजस्थान और उसके आसपास का क्षेत्र अधिक गर्म होता है और यहाँ पर हवाओं का प्रभाव अधिक होता है, जिससे अपवाहन की क्रिया होती है, डिफ्लेशन की प्रोसेस। इससे ऊपर की उपजाऊ मिट्टी या ह्यूमस और पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। इस प्रकार यह मिट्टी की एक समस्या है जिसको कंजर्व करना, इसको सुरक्षित करना यहाँ के किसानों का, यहाँ की गवर्नमेंट का दायित्व है। और विंड इरोजन से बचने के लिए विंड ब्रेक लगाए जाते हैं, अर्थात पौधों की कतार, सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन, बालुका स्तूपों का स्थायीकरण किया जाता है, जिससे कि बालुका स्तूप हवा के द्वारा न जाए, जिसके लिए ड्रिप और स्प्रिंकलिंग इरिगेशन, टपक और छिड़काव पद्धति से सिंचाई की जाती है। और इसी के साथ सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, सामाजिक और कृषि वानिकी भी की जाती है और वन विभाग भी वहाँ पर वृक्ष लगाता है। और इसके अलावा कैनाल इरिगेशन, नहरी सिंचाई एक साधन है जिससे मिट्टी अस्थायी हो जाती है और पवन वेग उसको वहाँ से हटा नहीं पाता है। इस तरह से पवन अपरदन से सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए अनेक तरीके हैं जो भारत में अपनाए जा रहे हैं। अगला है ग्लेशियल हिमानी अपरदन। हिमानी अपरदन विशेष रूप से भारतवर्ष के बृहद और मध्य हिमालय श्रेणियों पर होता है और ऊपर की मिट्टी जो मोरेनिक होती है, जो आउटवाश प्लेन में होती है, वह स्थानांतरित कर दी जाती है हिमानी जलीय प्रक्रम द्वारा। इससे संरक्षण के लिए ग्लेशियल क्षेत्र में उनके मुहानों पर विशेष रूप से डैमिंग की जाती है, बांध बनाए जाते हैं। वो बांध पत्थरों के होते हैं जो मिट्टी को वहीं पहाड़ों पर रोक लेते हैं, फिर उसका प्रयोग चाहे वानिकी में, चाहे फलोद्यान में या टेरेस फार्मिंग में किया जाता है। अगला बिंदु है मैरीन इरोजन। भारतवर्ष में हम लोगों ने सीखा है कि पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे विशेष रूप से पश्चिमी तटीय मैदान में हम समुद्री प्रक्रम द्वारा अपरदन होता है, जहाँ से उपजाऊ मिट्टी समुद्र के अंदर धकेल दी जाती है। इसी तरह से पूर्वी तटीय मैदान में कोरोमंडल तट की मिट्टी समुद्री अपरदन द्वारा प्रवाहित होती है और वहाँ पर नारियल के बाग नष्ट हो जाते हैं। उस मिट्टी की सुरक्षा के लिए समुद्र के किनारे जहाँ लहरें प्रभाव डालती हैं, वहाँ पर डाइक का निर्माण किया जाता है या दीवारों का जो पत्थर की बनी होती हैं। इसके अलावा टाइडल फॉरेस्ट, ज्वारीय वन लगाए जाते हैं विशेष रूप से पूर्वी तटीय मैदान में, जिससे समुद्र की लहरें तट के उपजाऊ मिट्टी को अपक्षयित और अपरदित नहीं कर पाती हैं। और यहाँ पर बोल्डर वॉल्स भी लगाए जाते हैं विशेष रूप से तट के सहारे। इस तरह से पूरे भारतवर्ष में जलीय प्रक्रम से शीट इरोजन, वायुड़ प्रक्रम, रेविनेशन, मैरीन इरोजन और एक ग्लेशियल प्रोसेस से होने वाले अपरदन से संरक्षण के लिए विभिन्न तरीके हैं। लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में भी मिट्टी का अपक्षय और अपरदन होता है और विशेष रूप से तेज ढाल के कारण वहाँ की मिट्टी प्रवाहित हो जाती है। और हिमालय क्षेत्र की मिट्टी, चाहे वो ग्रेटर हिमालय हो, मिडिल हो, शिवालिक हो, बहुमूल्य है, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलोद्यान, फल और
विभिन्न प्रकार की फसलें, खाद्यान्न जैसे गेहूँ, चावल और इसी प्रकार से वहाँ पर शंक्वाकार, मिश्रित और पतझड़ वन पाए जाते हैं। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टी भी पर्वतीय समेकित विकास के लिए आवश्यक है और वहाँ की मिट्टी रील और गली या पर्दन द्वारा प्रभावित है। इसलिए पर्वतीय क्षेत्र के किसान विशेष रूप से टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा कृषि करते हैं और वह जुताई पर्वतों के शीर्ष से ढाल तक नहीं करते, बल्कि जुताई कंटूर दृष्टि से करते हैं और इससे मिट्टी सुरक्षित रह जाती है। टेरेस फार्मिंग विशेष रूप से हिमालय प्रदेश के मिडिल हिमालय में होती है और इसी तरह से कंटूर प्लाविंग या कंटूर फार्मिंग में समोच्च रेखीय जुताई होती है, अर्थात खेत पर्वतों के बढ़ती ऊंचाई के साथ पर्वतों के अनुप्रस्थ, पर्वतीय ढालों के अनुप्रस्थ बनाए जाते हैं और विशेष रूप से चाय के बागान इसी क्षेत्र में विकसित किए जाते हैं और पश्चिम हिमालय में सेब और अन्य फलों की खेती इसी पैटर्न पर होती है। अब अगला है ये साल्ट एग्रीकल्चर। साल्ट माने नमक नहीं होता है, स्लोप, एग्रीकल्चर, लैंड, टेक्नोलॉजी, SALT। साल्ट प्रैक्टिस, साल्ट एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस विशेष रूप से उड़ीसा और पूरे पूर्वांचल उड़ीसा और पूर्वी भारत में होती है और विशेष रूप से यह पूर्वी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम में की जाती है, जहाँ पर ढाल तेज है और वर्षा सबसे अधिक होती है समूचे भारत के तुलना में। वहाँ पर जल को पहाड़ के ढलानों से खेतों के सहारे धीरे धीरे उतारा जाता है। जैसे पर्वत शीर्ष के पास के खेत में जल इकट्ठा हो जाता है, फसलें सिंचित हो जाती हैं, तो अतिरिक्त जल को उस खेत से निचले खेत में जो पर्वत की तलहटी की तरफ होता है उतारा जाता है। इस तरह से साल्ट एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस भारत के पूर्वी घाट पर्वत और पूर्वांचल के 7 सिस्टर्स में की जाती है। ये रहा भारतवर्ष में मिट्टी का क्षरण करने वाले विभिन्न अपरदनात्मक प्रक्रम और मिट्टी का संरक्षण करने वाले विभिन्न स्टेप्स या कदम। अब हम देखते हैं दूसरी समस्या मिट्टी की, पॉल्यूशन, अर्थात मिट्टी जहाँ की तहाँ है लेकिन उसकी गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है। यह भी एक समस्या है और हम इस समस्या से निजात पाने के लिए मिट्टी का संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। पहली मिट्टी की समस्या है वेटलैंड। वेटलैंड क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ साल भर या कुछ महीने तक जल भराव रहता है, जैसे बड़ी बड़ी झीलें, छोटी झीलें, फेंस, दलदल, मार्शलैंड, नम भूमि इत्यादि। वैसे तो इसका अध्ययन हम लोग एक अलग वीडियो में स्वतंत्र रूप से करेंगे, लेकिन यहाँ पर इतना बताना जरूरी है लिखना कि वेटलैंड मैनेजमेंट एक कदम है जिसमें विशेष रूप से हम उस जल भराव क्षेत्र में एक्वाकल्चर, मत्स्यान्न की कृषि करते हैं, एक्वाकल्चर जलीय कृषि करते हैं जैसे धान की खेती, पिसिकल्चर मत्स्यान्न करते हैं और विशेष रूप से उस गड्ढे में जल के संचय के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए हम ड्रेजिंग करते हैं, उसकी गहराई बढ़ाते हैं। दूसरी समस्या है मिट्टी की वेस्टलैंड। ऐसी भूमि जहाँ न कृषि की जाती हो, न तो वहाँ बाग लगाए जाते हों, न जंगल हों, उसको वेस्टलैंड कहते हैं। और वेस्टलैंड का मैनेजमेंट एक ही तरीका है कि लेवलिंग एंड एफॉरेस्टेशन, उसको लेवल कर दीजिए और वहाँ पर वन लगा दीजिए, निश्चित रूप से वह मिट्टी संरक्षित हो जाएगी। नेक्स्ट समस्या है ऊसर लैंड, ऊसर भूमि। ऊसर भूमि भारत के गंगा के मैदान में विशेष रूप से प्रतापगढ़ से और सीतापुर के बीच मिलती है और इस ऊसर लैंड के सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं सरकार चला रही है, जैसे कि जिप्सम का प्रयोग, पाइराइट का प्रयोग,
मिट्टी की अगली समस्या है सैलिनाइजेशन। सैलिनाइजेशन माने लवणीकरण। लवणीकरण माने जैसे उस मिट्टी में नमक की मात्रा में वृद्धि हो जाए। विशेष रूप से यह लवणीकरण गंगा के मैदान में इस विशेषतः पंजाब और हरियाणा राज्यों में है, जहाँ पर कैनाल इरिगेशन नहरी सिंचाई अधिक है। निश्चित रूप से यह एक समस्या है जिसका कंजर्वेशन या संरक्षण एक ही है कि कंट्रोल ऑन कैनाल इरिगेशन, नहरी सिंचाई पर नियंत्रण और भूमिगत जल का सिंचाई के लिए प्रयोग। अगली समस्या है ऊसराइजेशन। भारतवर्ष में विशेष रूप से उत्तरी मैदान में ऊसर लैंड क्षेत्र में फैल रहे हैं। ऊसर का कारण क्या है? हम उस मिट्टी में अच्छे उत्पादन के लिए विभिन्न रसायनों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, हम लार्वासाइड का प्रयोग करते हैं, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, रोडेंटिसाइड इत्यादि का प्रयोग करते हैं, जो मिट्टी में मिलकर उसकी गुणवत्ता में कमी लाते हैं। उर्वरता कम होती है, फलस्वरूप उत्पादकता भी कम हो जाती है। लेकिन इस समस्या से निजात पाने के लिए हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करेंगे और उसकी जगह जैविक खादों का प्रयोग, कंपोस्ट की खाद, राइजोबियम इत्यादि का अधिक करेंगे, जिससे वह मिट्टी भी संरक्षित रहेगी और इस तरह से उस क्षेत्र में हम ऊसराइजेशन से बचने के लिए मृदा संरक्षण कर पाएंगे। इस प्रकार से भारतवर्ष में हम लोगों ने देखा कि मिट्टी का वितरण क्या है और किसान किस तरह से मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उसका क्षरण हो रहा है और उसमें गुणवत्ता में एक अपरदन, दूसरा प्रदूषण के कारण ह्रास कैसे हो रहा है और उसके संरक्षण, जो कि एक भारतवर्ष के कृषकों के लिए चुनौती है, कैसे किया जा रहा है। इन संरक्षण के मेजर्स से ही हमारे देश की मिट्टी उत्तम हो सकती है, देश की कृषि उत्पादकता बढ़ सकती है और देश प्रगति के पथ पर आगे जा सकता है।